ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कहा कि जनाब स्क्रीन किसी का यहाँ पे ऑन है, ऑफ कर दिया माइक। हेलो जी, अब ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि 16 का मतलब है कि जो भी आपका ऊपर से डेटा आया है कुछ तो होगा ना, चाहे 50 बाइट है, 100 बाइट है, कुछ तो होगा। तो इसका मतलब है कि टोटल लेंथ में आप बता मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 65,535, जिसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज। क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेगमेंट साइज, एमएसएस। एमएसएस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको पता चलता है कि इसके बाद डेटा कितना है। मिसाल के तौर पे एज्यूम कर लेते हैं कि भाई टोटल लेंथ में 100 लिखा गया है। टोटल लेंथ में 100, इसका मतलब 20 बाइट तो हेडर है, वो हमें यहां से पता चला है। इसका मतलब है कि 80 बाइट इसके आगे डेटा है। 80 बाइट इसके आगे डेटा है। 80 बाइट के बाद ये खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यही चीज अगर आप यहां पे भी देखना चाहें तो देखें, हेडर के बाद डिफरेंशिएटेड सर्विस है, जिसमें एक डीएससीपी है और एक ईसीएन है। 2 बिट का ईसीएन और 6 बिट का डीएससीपी। उसके बाद देखें टोटल लेंथ कितना है, 341। इसका मतलब है कि 20 बाइट हेडर की है और बाकी 321 बाइट जो है वो डेटा की। क्लियर हो गए यहां तक? ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर, अगर क्लियर है तो। फिर इसके बाद ये फील्ड नंबर 2 वर्ड आखिर में कराता हूं। उसके बाद मैं वर्ड नंबर 3 पे चला जाता हूं। वर्ड नंबर 3 पे चला जाता हूं जी। उसके बाद हम चलेंगे इस पे। यहां पे लिखा हुआ है टाइम टू लिव। क्या लिखा हुआ है? टाइम टू लिव, जिसको हम नॉर्मली देखते हैं टीटीएल। टाइम टू लिव का टीटीएल का टाइम टू लिव। अब अगर मैं पूछूं कि किस किसने हमें ज्वाइन कर लिया, मसूद ने, असद ने, जलाल ने, आमिना ने, तो चले नौशीन, आपने पढ़ा हुआ है। टीटीएल का यूनिट बता दो, टाइम का, टाइम टू लिव का टाइम का यूनिट बता दो। क्या यूनिट होगा आपके ख्याल से? क्योंकि हर चीज का यूनिट होता है ना। जैसे भी आपने यहाँ पे बाइट्स का यूनिट था, ठीक है ना? तो इसका यूनिट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि उसके मुताबिक मैं एक्सप्लेन कर दूं। शाबाश, जल्दी से जवाब दें। व्हाट कैन बी द यूनिट ऑफ दिस टीटीएल? तो जनाब आ गया मिली सेकेंड। असद शकूर का ख्याल है कि मिली सेकेंड। ये असद शकूर का ख्याल है। और भी 6 लोग, इसके अलावा 5 लोग और भी हैं, वो उनका क्या ख्याल है? एक और जवाब भी आ गया। असद शकूर समझते हैं मिली सेकेंड, जलाल कहते हैं नहीं सेकेंड, मिली सेकेंड बहुत छोटा है। चलें, जलाल की भी मर्जी है। और कोई? जल्दी से जवाब दें, टाइम ना जाया करें, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। थर्ड जवाब आ गया कि नौशीन का मत कहता नहीं 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 नहीं, ये तो सेकंडों की बात ही नहीं है, ये हॉप्स की बात है। किसकी बात है? हॉप्स की बात है। तो इसका मतलब टीटीएल में लिखा जाता है नंबर ऑफ हॉप्स। अब आप कहेंगे हॉप्स किसे कहते हैं? तो हॉप का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा लैपटॉप है, ये भेजता है एक्सेस रूटर को। राउटर है ना, तो ये इसका पहला हॉप हो गया। एक्सेस रूटर भेजता है, मिसाल के तौर पे हमारे सीएमएस में एक राउटर लगा हुआ है। सीएमएस में राउटर लगा है, ये हो गया हॉप नंबर 2। इसी तरह मिसाल के तौर पे इस राउटर के आगे हमारी आईएसपी का राउटर लगा हुआ है, तो ये हो गया हॉप नंबर 3। समझ आ गई?
तो भेजने वाला कहता है, और ये कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स। कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स। इसका मतलब है कि इसकी 8 बिट में 0 से लेके 255 तक की वैल्यू हो सकती है। 0 से लेके 255 तक की वैल्यू हो सकती है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, फायदा क्या है? हर एक का मैंने फायदा बताया। क्यों हम वर्जन देखना चाहते हैं, क्यों हम एडर लेंथ देखना चाहते हैं, क्यों हम टोटल लेंथ देखना चाहते हैं, क्यों हम डीएस देखना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर ये बताना पड़ेगा क्यों हम टाइम टू लिव देखना चाहते हैं। क्या फायदा है इन 8 बिट्स का? क्या ऐसे फजूल में रखे हुए हैं? जवाब है नहीं। तो जनाब इसका काम है टाइम टू लिव का, कि क्या अगर आपने एक पैकेट भेज दिया तो क्या वो सारी जिंदगी हजारों हॉप्स चलता रहे? लेट कर उसकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस करप्ट हो गया है, डेस्टिनेशन का एड्रेस करप्ट हो गया है, तो वो तो फिर सारी जिंदगी जाता रहेगा, कभी एक राउटर पे कभी दूसरे राउटर में, मजे करता रहेगा? नहीं। सोर्स क्या है बताएगा कि कितने हॉप्स तक तुम जाओगे। अगर तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो वेल डन, नहीं करते हो तो राउटर साहब आपको ड्रॉप कर दें, आप बेकार ही हो, आप नहीं पहुंच सकते हो। मिसाल के तौर पे सोर्स ने जब टीटीएल वैल्यू लगाई तो 3 लगा दी। क्या लगा दी? क्योंकि इस रेंज में 0 to 255 की रेंज में 3 आता है। तो क्या होगा? जब ये पहले राउटर में पहुंचेगा तो वो इसके हाफ, उसके टीटीएल वैल्यू को 3, जो भी वैल्यू सोर्स ने दी है उससे 1 कम कर देगा। जब दूसरे में पहुंचेगा तो वो अगेन इसकी वैल्यू 1 कम कर देगा, और जब तीसरे के पास पहुंचा उसने फिर 1 कम कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। जो इसकी टीटीएल वैल्यू 0 होगी तो ये राउटर आईएसपी वाला इस पैकेट को चुप करके ड्रॉप कर, क्योंकि सोर्स ने कहा कि 3 से ज्यादा हॉप की इजाजत नहीं। तो यूं एक पैकेट फॉर एवर नेटवर्क में रिवॉल्व नहीं करेगा कभी भी। क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? नो? यस सर, ओके। डिपेंड करता है, लेकिन वो एक प्रोटोकॉल, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम, गुड क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टीटीएल की वैल्यू दे रहा है, टीटीएल की वैल्यू दे रहा है 128, दे रहा है ना? तो एक ऐसी वैल्यू है कि दुनिया में हम कहीं भी पैकेट भेजते हैं, अभी अगर मैं आपके सामने अभी लगा दूं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, नॉट एन इशू। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लगा देता हूँ ट्रेस RT www. चले सिस्को को कर लेते हैं, cisco.com, cisco.com। तो देखिए मैं पहली हॉप पे, पहली बात तो ये कि मेरे डीएनएस ने ये फाइंड किया कि इसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका आईपी क्या है। तो पता चला कि वो है 92.122.11.201। अब इसके बाद में सबसे पहले अपने गेटवे पे गया, इसलिए हम कहते हैं ये हमारा फर्स्ट हॉप है, ये हमारा फर्स्ट हॉप है। उसके बाद हम कहाँ गए? उसके बाद अभी पता चलेगा कि हम कहाँ गए। तो और आप देखिए इस कंप्यूटर पे चले गए जो कि 10.110.80.1, फिर हम चले गए 200.1 पे। तो आप देख रहे हैं कि हम आगे आगे से आगे जा रहे हैं, लेकिन 30 से ज्यादा हॉप्स की इजाजत, तो आप देखेंगे 30 हॉप्स के अंदर अंदर ही हम अपने इस डिवाइस पे, जो कि किसका है, सिस्को का है, यहां पहुंच जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात? तो हम एक ऐसी वैल्यू रख देते हैं कोई जो कि लिमिटेड है। जैसे इस पैकेट में आपने देखा कि क्या वैल्यू रखी गई है? 128। तो इट डिपेंड्स, लेकिन 255 से किसी सूरत भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो मतलब बहुत भी ज्यादा कर दो तो 255 तक के बाद ये गिर जाएगा। फॉर एवर कम से कम ये नेटवर्क को इस्तेमाल, नेटवर्क की रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करेगा। क्लियर? ओके जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी तक हम 6 हॉप तक पहुंच गए हैं। 7वीं हॉप की तरफ भी हमें मिल रहा है, कुछ देर में ये 7वां हॉप आ गया। 8वें हॉप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यू विल फाइंड बिलो 20 हॉप वी विल रीच। अब हम पाकिस्तान से, ये हमारा आईपी है, ये हमारे पंत का आईपी है, तो हम यहाँ पहुंच गए। पंत पे हमारी चीज पहुंच गई। पंत जो है वो पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क है। अब हम यहाँ पे देखिए कराची हम पहुंच गए, जो कि हमारी पैकेट इंटरनेट एक्सचेंज है। तो हम कराची पहुंच गए, कराची से हम आगे का सफर शुरू कर दिया। तो लेकिन अभी तक हम 11 हॉप्स कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे मच बिफोर 128 कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे ये खत्म हो जाए तो इसकी बार वापस आ जाऊंगा। उस वक्त तक मैं अगली बात एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई इसके बाद टाइम टू लिख के बाद नेक्स्ट फील्ड है 8 बिट की अगेन, जिसमें लिखा हुआ है प्रोटोकॉल। क्या लिखा हुआ है? प्रोटोकॉल। ठीक है। ये किस क्या है? इसका मतलब ये है कि लाजमी तौर पे अगर ये नेटवर्क लेयर है, ये कौन सी लेयर है? लेयर 3, नेटवर्क लेयर। अगर मैं आप में से पूछ लूं एहसानुल्लाह से कि अगर ये नेटवर्क लेयर है तो इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी? तो जवाब है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या जवाब है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेटवर्क लेयर पे या तो आईपी वर्जन 4 होता है या आईपी वर्जन 6 होता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पे या तो टीसीपी होता है या यूडीपी होता है। कौन से दो प्रोटोकॉल होते हैं? टीसीपी और यूडीपी। अब सवाल ये बनता है आपकी तरफ से लाजमी तौर पे कि लाज इसको जब इसने दिया तो ऊपर या तो टीसीपी ने दिया होगा या यूडीपी ने दिया होगा। लाजमी तौर पे अगर टीसीपी ने दिया है तो डेस्टिनेशन की किस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को दोगे? उसी को। अगर यहां से टीसीपी ने बनाया है तो वहां भी हम टीसीपी को देंगे। अगर यहाँ पे यूडीपी ने हमें बना के दिया है तो यूडीपी के हवाले करेंगे उधर, क्योंकि वो इसको समझता है। तो प्रोटोकॉल में हम ये बताते हैं कि किसने मुझे दिया, या जब हम वापस करेंगे तो इसको देख के हम कहेंगे टीसीपी साहब आप ले लो, यूडीपी साहब आप ले। क्लियर हो गया? तो दैट इज द जॉब ऑफ दी प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद है 16 बिट्स। फिर उसके बाद है 16 बिट्स। और 16 बिट्स में है हेडर चेकसम। क्या है? हेडर चेकसम। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आपको दिखा दें, अगर हम यहाँ पे आपको चले, अब तो वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी दिखा दें। अच्छा भी नहीं हुआ, अभी तक हम 13-14 उस पे पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, लगा रहे। और हम वापस जाते देखें, अभी शायद हम करीब पहुंच चुके हैं। आपने कहा कि जी 8 बिट में कहाँ तक आ सकता है, तो मैं पहले वो आपको दिखा देता हूँ। उस वक्त तक उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वैल्यूज। प्रोटोकॉल वैल्यूज इन आईपी हेडर। ये देखें जी, चलें इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, कहता है कि जी अगर इसकी वैल्यू 1 है, डेसिमल में हमें 0 है तो रिजर्व्ड है, 1 है तो आईसीएमपी है, 2 है तो आईजीएमपी है, 3 है तो ये है। इसी तरह यूटीपी है तो 17 है, टीसीपी है तो 6 है। तो इसकी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, ये वैल्यूज है कि जनाब ये तो इसके ये प्रोटोकॉल की वैल्यूज है।
नजर आ रहा है? इट इज ऑलवेज लेस देन 255। तो अगर वहां पे 6 लिखा होगा, इसका मतलब है कि हमने ये प्रोटोकॉल किसके हवाले करना है? टीसीपी के। अगर 17 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि हमने ये किसको हवाले करना है? यूडीपी को। ये देख लो, 17 लिखा होगा तो किसको हवाले करना है? और अगर 1 लिखा होगा तो किसके हवाले करना है? आईसीएमपी के। अगर 2 लिखा होगा तो क्या इसके हवाले करना है? आईजीएमपी। आप ये कह सकते हैं, लेकिन है नहीं। अगर ये आईसीएमपी भी जो है ये लेयर 3 पे ही प्रोटोकॉल है। हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही मेन प्रोटोकॉल है, या टीसीपी या यूडीपी। एक और है एससीटीपी, लेकिन अभी तक वो स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ। समझ आ गई? तो ज्यादातर वैल्यूज हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, वापस आते हैं जी। तो अब आपने समझ लिया कि प्रोटोकॉल का क्या मतलब है। उसके बाद है हेडर चेकसम, 16 बिट्स में। क्या बात है, आज स्टूडेंट बड़े कम है। असद है, दानियाल है, जलाल है, मसूद है, नौशीन है, आमिना है और सुलेम है, उम्मी सुलैम। है नहीं आओ? वरना नॉर्मली नंबर अराउंड 20 के आसपास होता है। और कोई ऐसी कल एक्टिविटी भी नहीं है कि हम कहें कि लोग छुट्टी कर गए हैं। लेकिन नहीं आओ, हम कंटिन्यू करते हैं। हेडर चेकसम। चेकसम किस लिए होता है? एरर चेकिंग के लिए। किस लिए होता है? एरर चेकिंग के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। लेकिन ये एरर डिटेक्शन सिर्फ किसके लिए काम करेगा? सिर्फ किसके लिए काम करेगा? हेडर के लिए। डेटा के लिए नहीं। डेटा के लिए नहीं। क्यों सिर्फ हेडर के लिए? हेडर इंपॉर्टेंट चीज है। हेडर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस है। सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर ये गलत हो गया है, डेस्टिनेशन एड्रेस बदल गया है, तो किसी गलत के पास जाएगा। बेहतर है कि मालूम करके इस पैकेट को गिरा दिया जाए कि अब इसका डेस्टिनेशन बदल चुका है, गलत हो चुका है। सोर्स बदल गया है तो जब जवाब आएगा किसी और को चला जाएगा। बेहतर है कि इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाए। इसी तरह अगर लेंथ गलत हो गया है, लेंथ गलत हो गया है, मिसाल तो पे 100 की बजाय 200 हो गया है, तो इसका मतलब है क्या हम आगे 20 बिट के बाद 180 बिट आगे चले जाएंगे? गलत कर रहे हैं। गिरा दो ये पैकेट, ये काम का नहीं रहा। इसलिए व्हाट वी यूज, चेकसम। चेकसम किस लिए होता है? एरर डिटेक्शन के लिए। एरर डिटेक्शन के लिए कि हमारे हेडर में अगर कोई खराबी आ गई है तो वी शुड ड्रॉप इट, और अगर ठीक है तो वी शुड सेंड इट फर्दर। क्लियर हो गई ये बात भी? उसके बाद बड़ा ही आसान चौथा वर्ड, भाई भेजने वाला कौन है? जैसे अभी आपने यहां पे देखा था, भेजने वाला मैं, लेने वाला ये, और मेरा एड्रेस भी। जैसे मैंने कहा कि ये हर वर्ड जो है 192 या 168 या 0 या 255 या 144 या 195 जो भी है, दे आर बिटवीन 0 and 255। दे आर ऑक्टेट्स, दे आर द बाइट्स। देर हाउ मेनी बाइट्स आर हियर इन द सोर्स एड्रेस? 4। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द डेस्टिनेशन एड्रेस? 4। तो ये 4 बाइट्स यहां पे लिख दी गई। है कोई मुश्किल बात? है तो बात करें, शाबाश। क्या चेंज हो जाए? जी, ये सारी चीजें बदल जाएंगी। आपने कहा कि अगर ये वर्जन 4 की बजाय 6 हो जाए तो फिर मैं आपको वापस इस तरफ लेकर आऊंगा, लेकिन आपका ये बन जाएगा जो कि टोटली मुख्तलिफ है। IPv4 IPv6 कैडर एक तरह का नहीं, आपको नजर आ रहा है? उसका कम से कम या डिफॉल्ट साइज कह लो 20 बाइट्स था। इसका डिफॉल्ट साइज जो है 40 बाइट्स। फिक्स, फिक्स 40 बाइट्स। इसका मतलब टोटली डिफरेंट। क्लियर हो गया? तो वापस जाता हूं जी मैं अपने काम की तरफ। ये वापस आ गया। तो
इसका मतलब है 5 वर्ड में से 4 वर्ड मैंने आपको 1, 3, 4 और 5 क्लियर कर दिए। लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूछें। और अगर आप नहीं पूछते तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप। क्योंकि ये अगर आपने नेटवर्किंग में रहना है तो इन चीजों से छुटकारा नहीं। चाहे आप एकेडेमिया में हो, कि रिसर्च में हो, या इंडस्ट्री में हो, आईपी आपकी जान नहीं छोड़ेगा, टीसीपी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। नहीं जी, वहां पे हम डेटा के लिए और दोनों के लिए कर रहे थे। यहाँ पे हम, अच्छा, ये भी एक और अच्छा सवाल ये बन सकता है कि जनाब जब हम लेयर 2 पे हमने कर लिया एरर डिटेक्शन, तो लेयर 3 पे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं एरर डिटेक्शन, कि हम देखना चाहते हैं कि जब एक राउटर से दूसरे राउटर पे, यानी एक हॉप से दूसरे हॉप पे गया, तो इस दौरान अगर, क्योंकि वो तो लेयर 3 पड़ेगा, लेयर 2 ने अपना काम करना है, पूरे डेटा को चेक करना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लेयर 3 के इन 20 बाइट्स को, इस एग्जांपल के मुताबिक 20 बाइट को चेक करेगा, इनमें कोई तब्दीली तो नहीं होगी। क्योंकि ये बाइट्स, जो 20 बाइट्स हैं, दे आर एक्टिंग लाइक एन इंजन ऑफ ए कार और इंजन ऑफ ए ट्रेन। तो अगर गाड़ी का इंजन खराब हो गया, ट्रेन का इंजन खराब हो गया, तो इसका मतलब वो पैकेट नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पे एक, लेकिन ये बात याद रखी जाए, अच्छी बात, कि वहां पे जो मेथड इस्तेमाल होता था, डेट वाज सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, 32 बिट का सीआर, इसलिए उसको सीआरसी 32 कहा जाता था। यहां पे ये सीआरसी नहीं है, ये चेकसम है। ये कौन सा है? चेकसम। चेकसम, जो कि एज कंपेयर टू सीआरसी बहुत कमजोर है, वीक है। फिर आप कहेंगे इस्तेमाल क्यों करते हो कि वीक है? भाई बड़ी कम चांसेस हैं कि लेयर 2 ने जब चेक कर लिया, तो चांसेस कम है कि वो गलत खराबी होगी। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ये देता होता हूं कि, फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होते हैं, तो उस वक्त आपके बैग्स भी चेक किए जाते हैं, आपकी बॉडी भी चेक की जाती है, यानी फुली आपको चेक किया जाता है, इज इट लाइक लेयर 2। लेकिन जब आप क्लास के करीब आती है, डिपार्टमेंट के करीब आते हैं, तो सिर्फ आपको जो अटेंडेंट होता है, आपको फील नहीं होता। लेकिन बाद का अटेंडेंट आके हमें बताता है, सर जी फलाने से सीट पे बंदा बैठा हुआ है, वो मैं जानता नहीं हूँ, लगता है कि वो डिपार्टमेंट का नहीं है। तो हम उससे उसे ये बाद का उसी को इजाजत दे देते हैं, बाद का खुद ही आके स्टूडेंट कहते हैं कार्ड दिखाओ। तो इट इज लाइक चेक। हम उसको ये नहीं कहते खड़े हो जो तुम्हारी बॉडी चेक करनी है, तुम्हारी किताबें चेक करनी है, तुम्हारे बैग चेक करना है। नहीं, वो उसने कर लिया है, सारी चेकिंग उसने कर ली हुई है। लेकिन अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं है, इस लैब का, इस डिपार्टमेंट का इसका तो तल्लक है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी चेकसम एक कमजोर है। लेकिन जो चीज कमजोर होती है वो जल्दी हो जाती है। इसका मतलब है कि वेरी क्विकली चीजों को हम चेक कर लेंगे कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। बात समझ आ गई? तो ये 2 सवाल ऑनलाइन वालों की तरफ से भी हैं। जी, डीएस को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी जलाल, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विस को। और असद कहता है, सर हाउ डिवाइड 20 बाइट्स इन दिस हेडर? हाउ डिवाइड? ओके, सीम्स लाइक कि आप ये पूछना चाह रहे हैं, पहले सवाल की तो आसान जवाब है। डीएस का मतलब है डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, डिफरेंशिएटेड सर्विस का मतलब होता है मुख्तलिफ ट्रैफिक की क्लासेस को मुख्तलिफ प्रायोरिटीज देना। क्योंकि सारी ट्रैफिक एक ही तरह पर
नहीं जा सकती। जैसे देखे ना, आप रोड पे भी जा रहे होते हैं, तो अगर कोई सेक्रेटरी की कार आ जाती है या कोई जज की कार आ जाती है रोड पे, तो आपको कहा जाता है, इवन आप आगे भी हो तो आपको कहते हैं साइड पे हो, जो जज साहब ने पहले गुजरना है। क्योंकि उसकी कार होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको एक प्रायोरिटी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, भी समझ नहीं आ रही, लेकिन दी जा रही है। तो यहां पर भी आपकी वॉइस ट्रैफिक की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके डेटा अपलोड या डाउनलोड करने की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। तो उसके मुताबिक उसको सिस्टम दे सकता है। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि 6 बिट्स डीएससीपी से हो रहा है, डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट से हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 6 बिट्स है, यानी 6 जीरो से लेके 6 वंस तक। लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कौन सा हाई है और कौन सा लो है, कौन सा वॉइस के लिए है, कौन सा वीडियो के लिए है, कौन सा ईमेल के लिए है, कौन सा वेब के लिए है। नहीं है। जब ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है तो राउटर इस नंबरों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए इस वक्त तक इस 6 बिट्स का कोई यूटिलिटी नहीं। तो ये तो हो गया। एक स्टूडेंट, शायद जलाल का सवाल था, शायद, कि जी जलाल का एक सवाल था कि डीएस को दोबारा एक्सप्लेन कर दे, तो मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अब सवाल आता है असद का कि 20 बाइट्स कैसे। देखे ना आप, हमने अभी कहा कि ये पहला वर्ड है, और पहला वर्ड कितने बिट्स का है? देखिए, 4 × 4 = 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32, एंड 32 बिट इज इक्वल टू 4 बाइट्स। इसका मतलब पहला वर्ड भी 4 बाइट का है, दूसरा वर्ड भी 4 बाइट का है, तीसरा वर्ड भी 4 बाइट का है, चौथा वर्ड भी 4 बाइट का है, और पांचवा वर्ड भी 4 बाइट का है। अगर इनको सारों को जमा कर लो तो कितना बनता है? 20। क्लियर हो गया? अब एक और वो है। ओके, नाइस। अब अगर ये 4 वर्ड क्लियर हो गए, तो फिर मुझे पांचवा वर्ड एक्सप्लेन करना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, उसका इस्तेमाल अभी करूंगा। जी। तो कल हमने, अगर हम कल हमने एक बात की थी कि हर एक टेक्नोलॉजी का एक मखसूस एमटीयू होता है। एक मखसूस एम टी एमटीयू होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वाईफाई के लिए ये मैक्सिमम साइज जो है वो 2304 है। ईथरनेट के लिए, चलिए हम यहां से आपको एग्जैक्ट भी बता सकते हैं कि अगर मैं यहां पे लिख दूं एमटीयू साइज फॉर different technologies, for different layer 2 technologies, layer 2 technologies। जी। तो ये आपके सामने, जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, कि अगर इथरनेट है तो उसका मैक्सिमम एमटीयू का साइज कितना है? 1500 बाइट्स। इसी तरह अगर ये आप में से जो लोग भी या पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं स्विचिंग राउटिंग, वहां पे हम पढ़ते हैं वीलैन, वर्चुअल लैन्स। तो कहता है वर्चुअल लैन का एमटीयू साइज क्या है? वो भी 1500 बाइट। जो स्टैंडर्ड इथरनेट है उसका भी 1500 बाइट। लेकिन गीगाबिट जो गीगाबिट इथरनेट है जो गीगाबिट इथरनेट है उसका मैक्सिमम साइज कितना है? 9000 बाइट्स। अगर पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट है, तो उसका साइज कितना है? 1492। अगर एमपीएलएस है तो उसका साइज कितना है?
1500। वाईफाई है तो उसका साइज कितना है, कल भी बताया था 2304, ये बताया ना। इसी तरह अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट है तो उसका साइज क्या है, 1500। तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का मुख्तलिफ साइज है। क्लियर हो गया बात। अगर ये मेरी बात क्लियर है तो अब आते हैं इस साइड पे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जनाब मैंने वाईफाई के जरिए एक फ्रेम भेजा, तो मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 2304। मैं ज्यूम कर लेता हूं, चलिए 2300 हो गया। 2304 से कम ना, या 2304 तक, बस। मैंने कहा चले जी 2300 ले लेते हैं। अब इसका मतलब कि हवा से ये 2300 बिट्स एक्सेस रूटर के पास पहुंच गए। अब एक्सेस रूटर मिसाल के तौर पे कनेक्टेड है थ्रू ए इथरनेट, स्टैंडर्ड इथरनेट, जहां पे मैक्सिमम साइज कितना है, अभी आपने देखा 1500, ये देखा ना। क्या मैं 2300 बाइट्स 1500 के फ्रेम में डाल के भेज सकता हूं, नामुमकिन। जैसे मैंने एग्जांपल कल आपको ये दी थी कि यहां से मैं एक बस लेकर जा रहा हूं स्टूडेंट्स की, इस्लामाबाद जा रहे हैं टूर पे। तो मैं 50 लोगों को बस में बिठाया, और जब हम पहुंचे अटक पुल को क्रॉस किया तो गाड़ी खराब हो गई। अब क्या करूं, आगे मेरे पास कोई बस भी नहीं है कि स्टूडेंट को बस में डाल दूं, क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। पीछे वाईफाई थी, आगे इथरनेट है। अब अगर आप इथरनेट को देखें तो 1500 है। इसका मतलब मैं एज्यूम करूं कि आगे मुझे हाईएस्ट नजर आ गई है। पहले बस थी, अब हाईएस्ट है। हाईएस्ट में मैक्सिमम कितने बंदे बिठा सकता हूं, 18। बुरी तरह से बिठाऊं तो 18। अगर 18 में एज्यूम कर लूं तो क्या मैं 50 लोगों को हाईएस्ट में धकेल सकता हूं, ये सूरत नहीं। इसका मतलब है कि मुझे अपने उस बस के स्टूडेंट को 18 या 18 से कम, 17 भी बिठाऊं तो गलत नहीं है, 16 भी बिठाऊं तो गलत नहीं है। मैं उनको, मिसाल के तौर पे अगर 50 है तो मैं 15 15 और 16 16 और एक में 18 डाल दूंगा, ज्यूम करता हूं। तो इसका मतलब है कि अब अगले उसमें अगर पीछे से 50 लोग आए हैं, तो मैंने पहली बस में भी ये 16 बिठा दिए, दूसरे में भी 16 बिठा दिए, और तीसरे में 18 बिठा दिए, 50 पूरे हो गए। इस अमल को कल क्या बताते, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पर भी अगर ये आपके पास 2300 बाइट्स हैं, तो आप इसको 1500 के फ्रेम में नहीं डाल के भेज सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 या 2 से ज्यादा, इवन अगर आपको मिसाल तौर पे 5 आईएस मिल जाती है, तो आप हर एक में आराम से बिठाएं 10 10 लोग। लाजमी नहीं कि फिक्स बिठाओ, यानी फिक्स मतलब बराबर हो, किसी में 12 बिठा दिए, किसी में 8 बिठा दिए, आपकी मर्जी। समझ आ रही मेरी बात। तो जनाब हमने इस 2300 बाइट्स को लेट करें, हमने एक में 1000 डाल दिए, एक में 800 डाल दिए, 1800 के, एक में 500 डाल दिए, 2300 पूरे कर लिए। इसका मतलब है कि हमने एक बड़े फ्रेम को हमने 3 फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, एक पैकेट को 3 फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। तो इस यहां पे ये आपका, ये वाला आपका वर्ड नंबर 2 इस पर्पस के लिए, वर्ड नंबर 2 इस पर्पस के लिए, यानी जी को क्वेश्चन। नहीं नहीं, मैंने कल बताया कि, और आज भी ये शुरू में ये बात शुरू की कि जनाब आपका आईपी लेयर 3 मीडिया से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसमें मीडिया की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर है, कि पानी है, कि हवा है, कि क्या कुछ और है। नो, इट इज मीडिया इंडिपेंडेंट। समझ आ गई। तो जनाब इसका क्या मकसद है, हर एक पैकेट का, जैसे ये पैकेट है, इसकी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि 16 बिट का हो सकता है। कितने बिट का, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेके 65,535 तक हो सकती है। मिसाल तुम्हें मैंने पहला बनाया तो उसको 0 दे, लाजमी नहीं कि 0 से स्टार्ट करूं, लेकिन एज्यूम करता हूं
कि पहला है तो 0, दूसरा होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन 1, तीसरा है तो उसकी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जब 65,000 पूरे हो जाएंगे 535, फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट। ये आइडेंटिफिकेशन। अब अगर आपने इसको तोड़ा हुआ है तो आइडेंटिफिकेशन में मिसाल तो 3 पीसेस में तोड़ा है, मैं ज्यूम करता हूं कि आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 था, तो इस पहले का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 होगा, दूसरे का भी होगा और तीसरे का भी होगा, ताकि पता चले कि ये एक ही पैकेट के टुकड़े हैं, क्योंकि इनको जोड़ना भी तो है ना। अगर ये पता ही ना हो, अगर ये पता ही ना हो तो फिर तो हम कैसे इनको जोड़ेंगे। मतलब पहला आएगा उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 है, दूसरा आया उसकी भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 है, इसका मतलब ये उसी का हिस्सा है, तीसरा आया उसका भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 है, इसका मतलब ये भी उसका हिस्सा है, फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर 6 आ गया, इसका मतलब ये उसका हिस्सा नहीं है। समझ आ रही। तो जनाब ये काम है आइडेंटिफिकेशन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्लैग के 3 बिट्स हैं, फ्लैग के 3 बिट्स हैं, जबकि लाजमी तौर पे अगर ये 16 जमा 3 हो गया तो ये कितना रह गया 30। फ्रेम फ्रेगमेंट ऑफसेट के कितने बिट्स हो गए 13 बिट्स। तो यहां पे जेंटलमैन आप ये इस्तेमाल करते हो कि अगर पहला है, मैंने कहा जूम 0 से स्टार्ट होगा, तो हम फ्रेम ऑफसेट में डाल देंगे 0, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिसाल के तौर पे 5 और फ्रेम ऑफसेट में 0, इसका मतलब ये पहला फ्रेगमेंट है, ये पहला। और लेंथ पे पता चल जाएगा, लेंथ पे पता चल जाएगा इसका साइज 1000 बाइट्स है, इसका साइज 1000 बाइट्स है। फिर अगला क्या होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर तो 5 ही रहेगा, लेकिन उसका फ्रेम ऑफसेट हो जाएगा 1001। इसका मतलब है कि अब 1001 से लेके और फिर उसका साइज बता रहे हैं 500, इसका मतलब है कि उसका दूसरा हिस्सा है। 1000 मेरे पास आ गए, 1001 वाला ये है। फिर जब इसका मतलब 1500 पूरे हो गए, तीसरा फ्रेगमेंट आएगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर फिर 5 होगा, लेकिन लेकिन उसका फ्रेगमेंट ऑफसेट होगा 1501। इसका मतलब ये तीसरा आ गया। समझ आ गई। तो ये है आपके काम है आपके फ्रेगमेंट ऑफसेट का। अब रह गया ये फ्लैग। तो अगर हम इस फ्लैग की वैल्यूज को भी यहां पे आपके सामने रख दें, फ्लैग्स इन IPv4 हेडर, IPv4 हेडर 3 फ्लैग्स हैं, ये देख लें जी, 3 फ्लैग्स हैं। पहला फ्लैग किसी काम का नहीं, रिजर्व्ड है। 3 फ्लैग है, पहला फ्लैग 0 होता है, हम रखते हैं ऑलवेज, काम उसका कुछ भी नहीं है। दूसरे फ्रेम का क्या है, दूसरे फ्रेम का दूसरे बिट का मकसद ये है कि क्या आप राउटर को इजाजत दे रहे हो कि आपके आपके पैकेट को तोड़े। अगर ये 1 है, बिट आपका ये 1 है, तो पैकेट में भी फ्रेगमेंट, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि आपको इसको तोड़ने की इजाजत नहीं। और थर्ड फ्लैग का मकसद ये है कि क्या ये इसके बाद और फ्रेम और फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, पहला आया तो हमने मोर फ्रेगमेंट में लिख दिया 1, इसका मतलब पीछे और भी है, अभी सबर करो, उसको ज्वाइन मत करो, तो ज्वाइन कंबाइन मत करो, अभी और पीछे आने वाले हैं। दूसरा आया, हमने उसमें भी 1 डाल दिया, इसका मतलब और भी पीछे आ रहे हैं। तीसरा आया, हमने वहां 0 डाल दिया, इसका मतलब ये आखिरी है, नो मोर फ्रेगमेंट्स, बस इसको कंबाइन कर लो तो आपका पैकेट पूरा हो गया। बात क्लियर है। तो यूं हमने पूरा का पूरा है माशाल्लाह IPv4 का हेडर समझ लिया। आखिरी मिनट के चंद सेकंड हैं, नमाज पढ़ते हैं, और अभी हैं 3, 5, 5। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम बात कर रहे थे अपने हेडर की, और ये हेडर में आप देख रहे थे कि इसमें फ्लैग की फील्ड्स भी हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि फ्लैग के कितने फ्लैग्स हैं, 3 फ्लैग्स। पहला फ्लैग की जो बिट है
वो यूज रिजर्व्ड है, वो यूज में नहीं है, और उसको हम ऑलवेज क्या भेजते हैं, जीरो। फिर नंबर टू में क्या हमने कहा, सेकंड बिट जो है वो किस लिए होता है, शाबाश, अभी आपको बताया कि सेकंड फ्लैग जो होता है उसका किस लिए होता है, डोंट फ्रैगमेंट, डीएफ। दूसरा फ्लैग को क्या कहते हैं, डीएफ, डोंट फ्रैगमेंट। इसका मतलब है कि आप राउटर को कह रहे हो कि अगर तुम ले जा सकते हो तो ले जाओ, नहीं ले जा सकते हो तो ड्रॉप कर दो, लेकिन मेरे पैकेट को तो आपने तोड़ने की इजाजत नहीं है। तो डोंट फ्रैगमेंट, अगर वन है तो इसका मतलब डोंट फ्रैगमेंट, सेट है। अगर जीरो है तो इसका मतलब है तोड़ दो, पहुंचाना जरूरी है, तोड़ दो फिर जोड़ लेना, मसला नहीं। क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, मोर फ्रैगमेंट्स, एमएफ। अगर वन है तो इसका मतलब है कि पीछे और भी आ रहे हैं, अभी जोड़ो मत, इकट्ठे करते जाओ, लेकिन उसको एक समझ के ऊपर मत दो, अभी और पीछे से आ रहे हैं। और अगर जीरो है तो इसका मतलब ये लास्ट फ्रेम है, लास्ट फ्रेगमेंट है, लास्ट फ्रेगमेंट है। इसका मतलब है जितने आ गए हैं पूरे हो चुके हैं, पूरे करो, इकट्ठे करो और ऊपर दे दो। समझ आ रही। या जी, मोहम्मद हफीज क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। कारी साहब भी साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं है तो तवज्जो दें इधर। तो जी, आपका क्या सवाल था। किस तरीके करता है, अगर 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 पांच से आइडेंटिफिकेशन सिक्स हो गया इसका मतलब ये दूसरा पैकेट है। हर फ्रेम का एक नंबर है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर एक नंबर है, सीसेंसी नंबर एक नंबर है, इस तरह आइडेंटिफिकेशन नंबर भी एक नंबर है जो कि एक फ्रेम, एक पैकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो पैकेट एक ही है तो ठीक है, टूटा हुआ नहीं है तो ठीक, लेकिन अगर उसको तोड़ा जा रहा है तो आइडेंटिफिकेशन का काम सामने आता है कि जी जितने भी का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम है, इसका मतलब वो एक ही पैकेट के टुकड़े हैं। चंक्स कह लें, टुकड़े कह लें, लफ्ज है यहाँ पे फ्रेगमेंट्स। जी, 65,000 नंबर मतलब आप कहते हैं ज्यादा है, मैं समझता हूँ कि शायद ज्यादा नहीं है, क्योंकि 65,000 है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे दो बाइट होता, क्या चले दो बिट होता, तो एक का नंबर वन होता और एक का नंबर जीरो, उसके बाद फिर वन जीरो हो जाता, यही होता ना। तो अगर दो बिट्स होते तो पहले वाले का नंबर जीरो होता, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन एंड सो ऑन। ओके, तो क्या नुकसान होता, मिसाल के तौर पे ये पहला फ्रेम का जीरो है, वन कहीं रास्ते में लेट हो गया, जीरो फिर आ गया, तो डेस्टिनेशन क्या समझेगा, ये वही है जो कि मैंने पहले हासिल, ये तो वही है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम है, धोखा हो जाता ना। इसलिए इसका नंबर इतना होना चाहिए कि इतना टाइम गुजर जाए कि दोबारा वो नंबर आए तो वो उसका ये ना तस्वर किया जाए कि ये वही है, तस्वर किया जाए कि ये अब रोटेशन के बाद दोबारा आ गया, एक नया फ्रेम आया है, एक नया पैकेट आया है। क्लियर हो गया, क्लियर एवरीवन, शाबाश। तो कोई क्वेश्चन है अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से, जहां पे हमें अब्दुल वदूद, दानियाल, जलाल, मसूद, हफीज और आमिना ने ज्वाइन, साजिद अली और आमिना ने ज्वाइन किया हुआ है। कोई सवाल है आपको इस पैकेट में, इस IPv4 के हेडर में, इसका मतलब है हर एक, अगर IPv4 इस्तेमाल हो रहा है तो हर एक आपके डेटा के साथ जो कि ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर से आया है, IP लेयर उसके साथ ये 20 बाइट्स ऐड करेगी। तो यहां से भी अब हम यहां से भी देखने के काबिल हैं। देखें, सबसे पहले क्या था, वर्जन,
जिसमें लिखा हुआ है 0100 विच इज इक्वल टू इन डेसिमल इट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये पैकेट वर्जन 4 का है। फिर बताया टोटल लेंथ कितना है इस हेडर का, 20 बाइट यानी 5 वर्ड्स। फिर बताया कि ये कोई डिफरेंशिएटेड सर्विस है, क्योंकि मैंने कहा इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए वो कहता है कि नहीं है, 0 है। फिर उसके बाद बताया टोटल लेंथ कितना है, मैंने कहा 341 बाइट्स है। इसका मतलब 20 बाइट जो है वो हेडर की और 321 बाइट जो है वो डेटा की। फिर ये बता रहा है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो मैंने कहा था 0 से लेके 65,535 तक कुछ भी हो सकता है। इस पैकेट की आइडेंटिफिकेशन नंबर है 902903 फिर बताया गया फ्लैग, तो 3 फ्लैग्स है ना, तो ये इसके तीनों फ्लैग 000 हैं। इसका मतलब है कि पहला फ्लैग तो काम का नहीं है, इसका मतलब है कि दूसरा और तीसरा फ्लैग क्या है, 00। क्या है, 00। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएटेड सर्विस में भी लिखा हुआ है 0, इसका मतलब अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, और उसमें भी लिखा हुआ है कि 0। इसका मतलब है कि अगर डोंट, ये है मोर फ्रैगमेंट, इसका मतलब और फ्रैगमेंट इसके पीछे नहीं है। फिर बता रहा है कि फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या है, 0, इसका मतलब ये पहला है, और अगर तोड़ा ही नहीं गया तो ये एक ही होगा। फिर उसके बाद बताया गया टाइम टू लिव, जो कि बताया गया है 128। फिर बताया गया है यूडीपी का नंबर 17, प्रोटोकॉल की वैल्यू बताएगी 17 विच रिप्रेजेंट यूडीपी। फिर बताया गया हेडर चेकसम 16 बिट का, जो कि यहाँ पे वो कहता है मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मकसद उसका है कि वो चेक करे हेडर को कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है। फिर उसके बाद 32 बिट का सोर्स एड्रेस और 32 बिट का डेस्टिनेशन एड्रेस। तो क्या आप कह सकते हैं कि हेडर ऐड नहीं हुआ? कोई कह सकता है कि हेडर ऐड नहीं हुआ? बिल्कुल ऐड हुआ है, रियल में नजर आ रहा है, रियलिटी में नजर आ रहा है। ये पैकेट, ये कम्युनिकेशन कोई थ्योरेटिकल कम्युनिकेशन नहीं है, तो रियली आई एम टॉकिंग टू दी जूम। आपने देखा कि ये एड्रेस 144.195.30.34 जूम का एड्रेस है, जिसके साथ आपको नजर आ रहा है कि आई एम कम्युनिकेटिंग। और वो जो हमने एक वो चलाया था, देख लो 16 हॉप पे मैं, ये वो पुरानी वो बात कि 92 डॉट ये जो कि सिस्को का एड्रेस है, तो देख लो 21 हॉप में 16 हॉप के बाद मैं पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन पे और ट्रेस कंप्लीट हो गई। मैंने कहा था 30 से पहले पहले हो जाएगा, तो 16 पे ही हो गया। फिर कैसे रीड करेंगे, हम दोबारा जाएंगे वायर शॉक पे, और फ्लैग में हमने कहा था कि 3 बिट्स हैं। अब यहाँ पे तीनों बिट्स जो है वो 000 है। पहले को तो रिजर्व्ड है, इसको तो इस पे तो हम तवज्जो नहीं देते। अब ये दो फ्लैग अनसेट हैं, जबकि ये फ्लैग है डोंट फ्रैगमेंट का और ये फ्लैग है मोर फ्रैगमेंट का। इसका मतलब है कि जब डोंट फ्रैगमेंट का फ्रेम 0 है, इसका मतलब सेट नहीं है। इसका मतलब डोंट फ्रैगमेंट की कमांड आप नहीं दे रहे, डोंट फ्रैगमेंट का नहीं नहीं तोड़ना। इसका मतलब है कि तोड़ना चाहो तो तोड़ लो। का मतलब है कि डिफरेंशिएटेड सर डीएफ डोंट फ्रैगमेंट का फ्रेम 0 है, इसका मतलब सेट नहीं है। इसका मतलब तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, फ्रैगमेंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो ये बता दिया इसने। फिर इसने बताया मोर फ्रैगमेंट्स, तो 0 है। इसका मतलब है कि मोर फ्रैगमेंट्स अगर 1 होता तो पीछे और फ्रैगमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब पीछे और कोई फ्रैगमेंट नहीं है, इसको तोड़ा ही नहीं गया। और फिर इसके फ्रैगमेंट ऑफसेट में अगर आप देखें तो 0 है। मैंने कहा था पहले का फ्रैगमेंट ऑफसेट 0 होगा, दूसरे का जो उसका लेंथ होगा उससे एक ज्यादा, ताकि उनको जोड़ने में आसानी हो। वो तो ढूंढना पड़ेगा, अगर कोई बड़ा पैकेट होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। अब डिपेंड यहाँ पे ये करता है कि हम किस जगह पे पकड़ रहे हैं। हमारे केस में जब पैकेट जा रहा है तो डैट इज ऑन ए वाईफाई, तो वाईफाई का साइज दरमियान में मुख्तलिफ राउटर्स नहीं है। अगर दरमियान में मुख्तलिफ राउटर होते तो राउटर पे हम जाके पकड़ते तो फिर पता चलता है कि इसने तोड़ा है या तोड़ा नहीं है, तो हमारे केस में तोड़ने का चांस नहीं है।
अब देखिए मिसाल के तौर पे ये जवाब हमें आया था, इसमें भी उसी तरह का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे 010 है, डोंट फ्रैगमेंट फ्रेम को कहा गया तोड़ना नहीं है। देखो यहाँ पे आपकी आपकी बात पूरी हो रही है। अब यहाँ पे डोंट, आपका फ्लैग की वैल्यू क्या है? 010। तो पहला तो मैंने कहा कि यहाँ पे अब है 0 मतलब सोर्स ने कहा है कि मेरे पैकेट को तोड़ा तो अच्छी बात नहीं है, डोंट फ्रैगमेंट। तो इसका मतलब है कि इस डिवाइस ने, यानी कि जूम ने जब मुझे को जवाब दिया तो कहा इसको तोड़ने की इजाजत नहीं है। ठीक है। और अगर तोड़ने की इजाजत नहीं है तो मोर फ्रैगमेंट का तो चांस ही नहीं है। तो तोड़ा ही नहीं है तो मोर फ्रैगमेंट कहां से आए? एक ही पीस है। क्लियर हो गया जी? इज इट क्लियर? आगे चलते हैं जी। तो ये टूल हमारा वायर शॉक बड़ा हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत मदद देता है। although इसके प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल बहुत फायदे हैं, लेकिन लर्नर के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। लेकिन अभी आपने जितने भी आपके शकूक थे, कोई भी नहीं रहा कि हर चीज जो यहाँ पे कागज पे नजर आ रही थी वो रियलिटी पे नजर आ गई। क्लियर एवरीवन? तो जनाब इसने एक स्लाइड में ये सारी बातें कर दी जो जिसपे मैंने पिछले तकरीबन 2 घंटे बोला। कहता है जी पहली 4 बिट किस लिए है? वर्जन के लिए। अगली 8 बिट किस लिए है? डिफरेंशिएटेड सर्विस के लिए। फिर उसके बाद कहता है 16 बिट किस लिए है? चेकसम के लिए। इस तरह 8 बिट किस लिए है? टाइम टू लिव के लिए। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल के लिए 8 बिट हैं, सोर्स एड्रेस के लिए 32 बिट हैं, डेस्टिनेशन के लिए 32 बिट्स। लेकिन इसने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 एक्सप्लेन की। मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन की। मेरे पास 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। आई एक्सप्लेन ऑल। ठीक हो गया? क्लियर है अब? तो जनाब इसके बाद हम आते हैं IPv6 की तरफ। इसकी तरफ, IPv6 की तरफ। IPv6 में एक तो फर्क क्या है कि IPv4 में 32 बिट का एड्रेस था और रिप्रेजेंट करते थे हम डेसिमल डॉटेड डेसिमल नोटेशन। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना आईपी कहूं तो मैं कह सकता हूं मेरा आईपी मिसाल के तौर पे 192.168.100.10 है। मिसाल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जैक्टली देख लेते हैं कि जनाब अगर मैं यहां पे करूं आईपी कन्फिग तो ये पता चल रहा है कि मेरा आईपी जो है वो 0.101 है। यानी कि 192.168.0.0.11। क्लियर? तो अब ये क्या है? इसको कहते हैं ऑक्टेट या बाइट। तो 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं। इसका मतलब टोटल कितने बिट हो गए? 32 बिट। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा IPv4 का एड्रेस 32 बिट्स का है। क्लियर? इसके मुकाबले में इसके मुकाबले में हमारा IPv6 का एड्रेस 128 बिट का है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन। अगर आपको पता है कि डेसिमल का मतलब होता है कि हर वो नंबर जो 0 से लेके 9 तक डिजिट से मिलके बने, जो 0 से लेके 9 तक के डिजिट से बने उस नंबर को कहते हैं, ये कौन सा नंबर है? ये डेसिमल नंबर है। जैसे मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं 4397
तब ये चारों के चारों नंबर इसी 0 to 9 के रेंज में है, 0 to 9 की रेंज में है। तो ये डेसिमल है। जबकि हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में क्या फर्क है? हेक्साडेसिमल में नंबर 0 से 9 और ए से लेके एफ तक के नंबर इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक दफा फिर यहाँ पे अगर लिखूं, जस्ट चलें यही हम दिखा देता हूं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एफ भी है। मैंने क्या कहा था, क्या कौन कौन से नंबर होंगे? ए से लेके एफ तक और 0 से लेके, तो देख रहे हैं एफ किस में आता है? इस रेंज में आता है। ई किस में आता है? इसी रेंज में आता है। 8 किस में आता है? दूसरी रेंज में आता है। 0 किस में आता है? 0 to 9 में आता है। फिर FEDC सबके सब इस रेंज से आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एड्रेस इन नंबरों से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि ये वाला एड्रेस हेक्साडेसिमल नोटेशन में, किसमें है? हेक्साडेसिमल। और कि याद रखो कि हर नंबर हेक्साडेसिमल का 4 बिट्स का होता है। कितने बिट का होता है? तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा FEAT मिसाल के तौर पे ये 16 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? 16 बिट्स का। तो ये 16 बिट, ये 16 बिट, ये 16 बिट, टोटल विल बी 128 बिट्स। इससे ना एक कम ना एक ज्यादा। क्लियर? ओके। ओके। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज हम ये देखना चाहते हैं, ये कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था कि IPv4 में क्या लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं। व्हाट आर दी डिफिशियंसीज ऑफ IPv4, जिसकी लाजमी तौर पे अगर IPv4 में कोई लिमिटेशन ही नहीं है तो फिर तो IPv6 का कोई जवाब ही नहीं बनता। ऐसा ही है ना? जब तक कि आप ये नहीं बताएंगे जी पहले वाले में मिसाल तौर पे मैं कहता हूं ये पेन काम ही नहीं करता, इसमें इंक ही नहीं है, तो फिर मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा। अगर पहला वाला ठीक है, काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है, तो फिर दूसरे वाले की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो सबसे पहली लिमिटेशन, बड़ी लिमिटेशन, कल भी एक्सप्लेन की थी और आज भी कर रहा हूं कि IPv4 जो है ये 32 बिट्स का है, 32 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? और कल मैंने कहा था कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 बिट्स हो, तो मैं अगर आपको कहूं कि 3 बिट से कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? कितनी? 2.3, 2 की पावर 3, यानी कि 8। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर 4 बिट्स हो तो कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 2 पावर 4 विच इज 16। तो अगर मेरे पास 32 बिट्स हैं, अगर मेरे पास 32 बिट्स हैं तो कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 2 की पावर 32, 2 की पावर 32, विच इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10 इज पावर 9। इसको नॉर्मली मैं लिख देता हूं 4.3 बिलियन, 4.3 अरब, बिलियन। इस अब इसका मतलब है कि मैं पूरी दुनिया में 4.3, 4.3 एड्रेसेस, बिलियन एड्रेसेस मेरे लिए मुमकिन है। लेकिन इस वक्त भी डिवाइस की तादाद 22 बिलियन से ज्यादा है। तो क्या मैं 4.3 बिलियन से 22 बिलियन को यूनिक नेम्स दे सकता हूं, यूनिक एड्रेसेस दे सकता हूं? हरगिज नहीं। 4.3 से मैं किसी भी सूरत 22 बिलियन को, यानी 4.3 अरब से 22 अरब लोगों को मैं यूनिक नेम्स नहीं दे सकता। और एक्सपेक्टेड ये है कि एक डिकेड के बाद, 10 साल के बाद, इनकी तादाद 50 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब फिर तो ना, पहले ही नामुमकिन है, यहां भी नामुमकिन है कि हम ये हासिल कर सकें। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब सबसे पहली की इसकी लिमिटेशन क्या है
ये है इसकी लिमिटेशन कि IPv4 एड्रेसेस डिप्लीट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, है ही नहीं। फर्दर नेटवर्क्स के लिए IPv4 के एड्रेसेस पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं, अवेलेबल ही नहीं। मिसाल के तौर पे आप में से कोई शख्स अपनी कोई कंपनी बनाता है और कहता है मुझे IPv4 एड्रेस चाहिए, आपको IPv4 एड्रेस देने वाला कहेगा नो मोर अवेलेबल। क्या कहेगा? नो मोर अवेलेबल। क्योंकि ये एड्रेसेस कौन देता है? अयाना देता है। कौन देता है? अयाना देता है। और अयाना कहता है कि मेरे पास एक IPv4 एड्रेस भी IPv4 का एड्रेस नहीं है। जिनके पास पहले से है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कल कल आप क्लास में शायद नहीं थे, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं मिसाल के तौर पे, कल भी मैंने लिखा था एनएस लुकअप, और मैंने www.siemens जो कि एक जर्मनी की कंपनी है उसका नाम यहाँ लिख दिया था। और उससे आपको ये पता चला था कि इसके आल्दो मैंने उनके डोमेन नेम सिस्टम्स के नाम देख रहा हूँ कि उनके एड्रेसेस क्या हैं। तो पता चला कि उनके पास 12 DNSs हैं, जिनमें से 8 जो है वो IPv6 पे हैं और 4 जो है वो IPv4 पे हैं। इसी तरह मैंने इसी कमांड को मैंने www, तो ये एग्जांपल होगी यूरोप की, कि दोनों मिक्स है, लेकिन अब काफी ज्यादा तादाद IPv6 की होती जा रही है, क्योंकि IPv4 में तो मैक्सिमम 4.3 बिलियन है, बाकी तो नहीं है। तो अगर उनको देने हैं तो कहां से देंगे? लाजिमी तौर पर IPv6 से देंगे। इसी तरह अगर मैं यहां लिख दूं मिसाल के तौर पर www.cisco.com, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो जनाब अगर हम अमेरिकन कंपनी को देखें, इसमें भी दो जो है IPv6 पे है और एक जो है वो IPv4 पे है। तो दिस मिक्स। इवन मैंने कल यहां आपको पाकिस्तान के लिहाज से भी दिया कि जनाब आप लिख लें nyatel.com ठीक है। इवन इसका भी एड्रेसेस IPv6 में भी है और IPv4 में भी है। तो दैट इज शोइंग कि दुनिया में दोनों एड्रेसेस पैरेलल में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि इट इज इंपॉर्टेंट कि हम दोनों एड्रेसेस को समझें, क्योंकि इवन नयाटेल नई कंपनी है, नहीं उसके तकरीबन पूरे पाकिस्तान में शायद को 2.5 लाख कस्टमर्स हैं। तो 2.5 लाख कस्टमर्स में दे आर यूजिंग बोथ एंड मे बी मोस्टली यूजिंग IPv6। ये सवाल था। नाइस। तो जनाब सबसे पहली लिमिटेशन क्या हमने समझी कि IPv4 एड्रेसेस खत्म हो गए हैं, डिप्लीट हो गए हैं, और अवेलेबल नहीं है। आयाना कहता है मेरे पास और अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि नए कस्टमर्स को IPv4 नहीं मिल सकता है, IPv6 मिलेंगे। इसलिए हमें नया IP बनाना हमारी हमारी मजबूरी थी। क्लियर? दूसरी बात कि लैक ऑफ एंड टू एंड कनेक्टिविटी, इस पे मैं अभी कुछ देर में बात करता हूं। इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब हमारे पास एड्रेसेस खत्म थे, और ये बात तो हमें आज 2025 में नहीं पता चली, ये तो हमें 90s में ही पता चल गया था कि हमारे पास IPs की शॉर्टेज हो गई है। तो हमने उसके दो तरीके थे, या तो हम नया IP अपने लिए बनाएं, न्यू आईपी वर्जन अपने लिए बनाएं। तो हमने उस वक्त आज नए IP की बात शुरू कर दी, ये तो 90s में ही, क्योंकि जो ही ये वेब आया, यानी कि www आया, तो नेटवर्क्स की तादाद में, यूजर की तादाद में, एंड डिवाइस की तादाद में बेइंतहा इजाफा हुआ। ठीक, क्लियर है साहब? तो जेंटलमैन, दूसरा तरीका हमने ये इस्तेमाल किया
कि हमने इन अपने IPv4 एड्रेसेस को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं प्राइवेट एड्रेसेस और एक को हम कहते हैं पब्लिक IP4 एड्रेसेस। ये पब्लिक IP4 एड्रेसेस जो है दे आर ग्लोबली यूनिक, दे आर ग्लोबली यूनिक। नहीं, लाजमी नहीं कि स्टैटिक हो, इट मे बी पब्लिक, इट मे बी डायनामिक, लेकिन दे आर ग्लोबली यूनिक। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी इदारे का एड्रेस बताऊं और यहां लिखूं माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, और ये मुझे अभी बता देगा कि तुम्हारे मेरे इदारे का आईपी ये है 121.52.147.66। तो ये वाला एड्रेस मेरा पब्लिक IPv4 एड्रेस है। इसका मतलब है कि ये एड्रेस किसी और का हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में, ये सिर्फ यूटी पिशावर का एड्रेस है। क्लियर हो गया? ओके जी। लेकिन क्योंकि इन एड्रेसेस की तादाद खत्म हो रही थी, तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसमें हमने कहा कि 3 ऐसी रेंजेस हैं जो कि एज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस इस्तेमाल हो सकती है या करो। और इसको अगर आपने देखना हो तो अगेन 3 रेंजेस हैं, एक 192 में, 192.168 में, एक 10.0 में और एक 172.16 में। यही मैं आपको अभी दिखा देता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं एड्रेस प्राइवेट एड्रेस रेंजेस। 3 रेंजेस हैं, ये देख लो। एक 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक। इनमें से कोई भी आप एड्रेस इस्तेमाल करें, दिस दीज आर कॉल्ड द प्राइवेट एड्रेसेस, दे आर कॉल्ड दी। चलें, मैं इसको अगर यहां से कॉपी करके आपकी तरफ थ्रो कर सकूं तो इट विल बी इवन नाइस। ये आ गया और ये आ गया, ये टेबल आपके लिए इंटरेस्ट का हो सकता है। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको आपकी तरफ रख दिया। जी, इसका मतलब 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक एक रेंज है। दूसरा है, मैंने इसे बताया 172.16 से लेके 0.0 से लेके 172.31.255.255 तक। और तीसरा 192.168.0.0 से 192.168.255.255। ये 3 रेंजेस है जिसको दुनिया ने स्टैंडर्ड बना दिया कि ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और इसके लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत है। और इन एड्रेस को क्या कहा गया? प्राइवेट। क्या कहा गया? इसीलिए मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक क्लू दूं, मेरा आईपी एड्रेस ये है, मेरा आईपी एड्रेस, चलिए मैं यहां पे कमांड दोबारा दे देता हूं, आईपी कॉन्फिग। मेरा आईपी एड्रेस ये है 0.101, ये ना। अगर ये है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कि वो इसमें से किसी एक रेंज में आता है? जी जनाब, ये आपने मेरा एड्रेस कहां पे छुपा हुआ है ये नजर आ गया, 192.168 डॉट, ये 192.168.0 डॉट शायद समथिंग था, ये 0.101। और मेरा गेटवे का था 0.1। दोनों एड्रेसेस इस तीसरी रेंज में लाई करते हैं। इसी तरह अगर मैं अपना नेटवर्क चेंज करता हूं ताकि आपको नजर आए, मैं इस नेटवर्क से चेंज करके इस पे चला जाता हूं, ये कनेक्ट हो गया। और मैं इसका भी चेक करता हूं कि अब मुझे क्या आईपी मिला है। तो बताया गया कि आपका आईपी अब है 10.137.16 डॉट, और मेरे गेटवे का है 10.137.16 डॉट
चेक कर लो कि ये इन दोनों में से किसी एक रेंज में भी आता है, ये इस रेंज में आता है। तो हमें ये तीन एड्रेस, तीन रेंजेस दे दी गई और कहा गया कि आप इसको इस्तेमाल करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये एड्रेसेस ग्लोबली यूनिक नहीं है। यही एड्रेस हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल में भी इस्तेमाल हो रहा हो, यही एड्रेस हो सकता है कि केएमयू में भी इस्तेमाल हो रहा हो, यही एड्रेस केएमसी में भी इस्तेमाल हो रहा हो, यही केसीडी में भी इस्तेमाल हो रहा हो, यही सब है, कॉलेज में भी इस्तेमाल हो रहा हो सकता है ये मेरे घर पे भी इस्तेमाल हो रहा हो। इसका मतलब ये ग्लोबली यूनिक नहीं। तो इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम इन एड्रेसेस को पहले पब्लिक में, बाहर जब बात करनी होती है तो हम इसको पब्लिक में चेंज करते हैं, क्योंकि इन इन प्राइवेट एड्रेसेस पे हम दुनिया के साथ हम इंटरनेट के पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नो। तो हम हर वक्त जब भी हम इंटरनेट के ऊपर जाने की बात करते हैं तो पहले हम अपना ये एड्रेस तब्दील करते हैं पब्लिक आईपी से, यानी कि यहाँ प्राइवेट होता है, हम इसको पहले पब्लिक बनाते हैं और फिर हम उस पब्लिक के जरिए दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं। और ये प्राइवेट से पब्लिक में कौन तब्दील करता है? नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यही वो कह रहा है, टू मेक IPv4 सर्वाइव दिस लॉन्ग, प्राइवेट एड्रेसेस आर एड्रेसिंग एंड नेट वर क्रिएटेड। हमने पहले इन एड्रेसेस को पब्लिक और प्राइवेट में तब्दील किया, क्लासिफाई किया, और फिर हमने नेट को इंट्रोड्यूस किया जो कि प्राइवेट को पब्लिक में तब्दील करेगा और इंटरनेट पे हम कम्युनिकेट करने के काबिल। क्योंकि मेरा एड्रेस तो आप, मैंने इसे बताया, मेरा एड्रेस तो ये है, ये तो प्राइवेट एड्रेस है, इसके जरिए तो मैं जूम से, गूगल से, जीमेल से किसी से भी बात नहीं कर सकता। तो ऑलवेज दिस एड्रेस इज रिप्लेस्ड, ट्रांसलेटेड इनटू ए पब्लिक आईपी एड्रेस बिफोर बीइंग सेंट टू द इंटरनेट। तो इससे क्या चीज ऐड होगी? थोड़ी सी कंप्लेक्सिटी और कुछ और चीजें भी, जो कि अगले वीक में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा, अबू जर, असद, दानियाल, जलाल, मसूद, आमिना एंड अबू जर। कोई कोई क्वेरी, कोई मसला, कोई मुश्किल? जल्दी से चैट में जवाब आ गया, दो जवाब आ गए। असद तो कहता है जी क्लियर है, आमना कहती है सर क्लियर है, दानियाल कहता है नो सर क्लियर है, जलाल भी क्लियर है। तो ऑनलाइन वालों को तो मसला नहीं है। अगर हम फिजिकल वालों से पूछें तो आपको कोई इशू? जी। तो यही बात हमने कुछ देर पहले की कि जब हम ये प्राइवेट एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये प्राइवेट एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या पता है, मैंने अभी कहा कि वही एड्रेस हो सकता है कि डीसीएससी में इस्तेमाल हो रहा है, वही एड्रेस हो सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम में भी, कंप्यूटर साइंस में भी इस्तेमाल हो सकता है वही मैकेनिकल में भी इस्तेमाल हो रहा हो, सिविल में भी इस्तेमाल हो रहा हो। तो दे आर नॉट ग्लोबली यूनिक, they are being used in within the same city at different places, or at different location in the country, or at different ways in the continent। कहीं भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मल्टीपल जगहों पे हो रहे हैं। हाँ जी। उसके लिए हम इस कोर्स में नहीं, लेकिन एडवांस कोर्स में जाके पढ़ेंगे कि हम एक नेट को कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो हम कहते हैं कि जनाब हमारी ये प्राइवेट की रेंज है और इसको तुम एक आईपी पे कन्वर्ट करो, जैसे हमारे मेरे केस में भी मैंने आपको बताया था और दोबारा बताता हूं कि जनाब मेरे केस में हर मेरी हर मेरी रिक्वेस्ट, मैं दोबारा लिखता हूं माई आईपी एड्रेस, और वो था 121 डॉट समथिंग। ये देख लेंगे। तो मेरा हर है तो मेरा एड्रेस 10 डॉट समथिंग, लेकिन जूम को लगता है कि मेरा हर पैकेट इस एड्रेस से आ रहा है। तो मेरा हर पब्लिक आईपी का पैकेट इस ग्लोबली यूनिक पब्लिक आईपी पे रख के भेजा जाता है। वेलकम जी, आप पूछ सकते हैं, कोई बात, आपके लिए तो हम सब चीजें।
वीपीएन जो है ना प्राइवेट, हाँ वो दे पा रहा, मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि मेरा आईपी ये है ना। अगर मैं कामयाब हो जाता हूं अपना वीपीएन बनाने में, ये मैंने कर दिया, देखते हैं कि होता हूं कि नहीं। तो ये वीपीएन है, इनिशियलाइज कर रहा है, लेट्स सी होता है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेटर। तो जब तक ये नहीं होता मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, कोई होगी दोबारा रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं ताकि ये चलता रहे। ओके जी। तो अबू जर एंड कंपनी, हम बात ये कर रहे थे कि क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि वीपीएन क्या करता है। वीपीएन सिर्फ ये करता है कि आपका, मिसाल के तौर पे एक वक्त में हमारे यहाँ ट्विटर अभी भी बंद है शायद, आई डोंट नो, लेकिन शायद एक्स जिसको कहते हैं एक्स, या कोई साइट्स पे हुकूमत नहीं जाने देती, तो हम क्या करते हैं, हम वीपीएन लगा देते हैं। वीपीएन का क्या मकसद होता है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जी हेयर आई एम हेयर। अगर मैं डायरेक्ट यहां से लिखूं यूट्यूब मिसाल के तौर पे या एक्स, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देखेगी एक्स का है, रोक देगी, नहीं अलाउ करती। मैं इसको धोखा देने के लिए करता हूं कि मैं यहां पे जो कोई वीपीएन है, मैं इसके पास जाने की बात करता हूं, तो लाजमी तौर पे इसको तो ये नहीं रोकेंगे, तो मैं यहां पहुंच गया। वीपीएन पे जब पहुंचता हूं, तो यहां पे मैंने अंदर लिखा होता है कि मुझे यूट्यूब पे ले जाओ, मुझे किस पे ले जाओ, या एक्स पे ले जाओ। तो मैं एक्स पे चला गया। एक्स जब जवाब देगा तो किसको देगा, वीपीएन को देगा। वीपीएन जब जवाब देगा तो फिर अगेन इसको लगेगा कि ये तो वीपीएन जवाब दे रहा है, एक्स तो जवाब नहीं दे रहा, तो यूं मैं इसको डॉच कर जाता हूं। लेकिन इसका पब्लिक और प्राइवेट के साथ कोई तल्लक नहीं। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? मुश्किल काम है, क्योंकि वीपीएन में